हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं बेटा फिफ्थ ग्रुप में लेक्चर नंबर 13। लास्ट क्लास को देखो आपने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फास्फोरस के एलोट्रॉप्स के बारे में, है ना। एलोट्रॉप्स कितने होते हैं ये क्विक रिवीजन कर लेते हैं बेटा, है ना। अपने पास व्हाइट फास्फोरस है, रेड फास्फोरस है ना, और ब्लैक फास्फोरस है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा था उसको एक चीज फिर से समझना कि ये जो था ये हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड है बेटा। मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होगा। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स होता है बेटा? वीक वंडर वॉल फोर्स। ठीक है, अच्छा ये क्या था? अपना चेन पॉलीमर था। तो एक चेन का दूसरी चेन के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो बॉन्ड होगा, वो भी वंडर वॉल होगा। ठीक है, और यहां पर देखो ये कैसा था बेटा? थ्री डायमेंशन नेटवर्क सॉलिड, थ्री डायमेंशन नेटवर्क सॉलिड था। तो थ्री डायमेंशन नेटवर्क सॉलिड मतलब कि सारे बॉन्ड्स कौन से हैं? कोवलेंट बॉन्ड है। अब अगर हम अट्रैक्शन समझे तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पर है बेटा? ब्लैक फास्फोरस में, उससे कम रेड फास्फोरस में, और सबसे कम व्हाइट फास्फोरस में। तो मुझे बताओ मेल्टिंग पॉइंट, है ना, मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा? जहां फोर्स अट्रैक्शन वीक होंगे, क्योंकि जैसे हम उनको हीट करेंगे वो ब्रेक हो जाएगा और लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ये होगा, जो लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था। आगे हम आते हैं, देखो एक चीज और हमने प्रिपरेशन में जो बोला था उसी के कुछ पॉइंट्स है, एनसीईआरटी के पॉइंट्स है बेटा। आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो रेड फास्फोरस, है ना, रेड फास्फोरस ऑब्टेन्ड, याद करो हमने व्हाइट फास्फोरस लिया था, व्हाइट फास्फोरस लिया था और उसको हीट किया था बेटा, है ना। तो रेड कौन सा फास्फोरस बना था? रेड फास्फोरस। तो पॉइंट क्या हो गया? रेड फास्फोरस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग व्हाइट फास्फोरस एट 573 केल्विन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर। अब ये इनर्ट एटमॉस्फेयर क्यों लिया है? क्योंकि व्हाइट फास्फोरस, याद करो बेटा, व्हाइट फास्फोरस जो P4 होता है, P4, है ना, यहां पर थीटा आपके पास कितना था? 60 डिग्री। मतलब क्या है? एंगल स्ट्रेन है। अगर एंगल स्ट्रेन होगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा। तो अगर O2 हुआ तो O2 के साथ तो P4 ऑक्साइड बना लेगा, है ना। बट हमें क्या करना है? उसको कन्वर्ट करना है रेड फास्फोरस। मतलब हमें यहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा रखना होगा? बिल्कुल सही, इन्वायरमेंट हमें रखना होगा बेटा इनर्ट एटमोस्फेयर। ठीक है, फॉर सेवरल डेज। ओके, थ्योरेटिकल पॉइंट है। फिर व्हेन रेड फास्फोरस इज हीटेड, है ना, अंडर हाई प्रेशर A series of black phosphorus is formed। हमने देखा था ना कि रेड फास्फोरस को हीट करते हैं तो क्या बनता है बेटा? ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस के दो टाइप होते हैं, अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक। ओके, अल्फा ब्लैक फास्फोरस इज फॉर्म्ड व्हेन रेड फास्फोरस इज हीटेड इन अ सील्ड ट्यूब एट 830 केल्विन, है ना। जब हम रेड फास्फोरस को 830 केल्विन पर हीट करते हैं एक सील्ड ट्यूब के अंदर, तो अल्फा ब्लैक फास्फोरस फॉर्म होता है। नेक्स्ट बीटा ब्लैक फास्फोरस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग व्हाइट फास्फोरस। देखो मैंने बोला था ना कि डायरेक्टली जब अपन व्हाइट फास्फोरस को हाई प्रेशर पर, है ना, हाई प्रेशर पर, अंडर हाई प्रेशर एंड 473 केल्विन पर हीट करते हैं, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, है ना, हीट करते हैं, तो डायरेक्टली व्हाइट फास्फोरस किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? बीटा ब्लैक के अंदर, है ना। तो बहुत सिंपल है, व्हाइट को हीट किया तो किसमें गया? रेड में गया। रेड को हीट किया तो किसमें गया? ब्लैक में। व्हाइट को डायरेक्टली अंडर प्रेशर हीट करेंगे तो ब्लैक में चला जाएगा, लेकिन वो ब्लैक कौन सा होगा बेटा? बीटा ब्लैक। ठीक है, तो प्रिपरेशन मेथड आई होप समझ में आगे होगी। नेक्स्ट हम इनके, है ना, प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हैं। ओके, आप ये नोट करो, पॉज करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ बेटा, तो नोट कर लिया होगा आपने। आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हाइट फास्फोरस और, है ना, रेड फास्फोरस की कुछ प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे। पहली बात तो अपन ये बोलेंगे कि ये फास्फोरस एलिमेंट है, इसको फास्फोरस नाम क्यों दिया गया? ठीक है, तो देखो फास्फोरेसेंस का मीनिंग क्या होता है कि ग्लो करना, है ना, ग्लो करना। जैसा आपने देखा फास्फोरस डार्क में क्या करता है? ग्लो करता है बेटा। तो क्यों ये ग्लो करेगा? बेसिकली जैसे व्हाइट फास्फोरस है तो अपन ने देखा था कि यहाँ पर एंगल स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन होगा तो इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, तो ये रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और जलने लग जाता है। तो जलेगा, है ना, तो क्या होगा बेटा? लाइट एमिट होगी, मतलब कि ग्लो करेगा। ठीक है, तो एंगल स्ट्रेन कहाँ ज्यादा था? व्हाइट फास्फोरस में, तो इट, है ना, ग्लो इन डार्क। बट ब्लैक फास्फोरस, सॉरी, अपन को यहाँ पर कौन सा लेना था बेटा? रेड फास्फोरस, है ना, रेड फास्फोरस। तो रेड फास्फोरस अपन ने देखा था कि रेड फास्फोरस में
रेड फास्फोरस में एंगल स्ट्रेंथ क्या हो गया, कम हो गया। वो एक चेन पॉलीमर है, इस वजह से ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब जलेगा नहीं तो ग्लो नहीं करेगा। तो क्या डिफरेंस हो जाएगा बेटा, डज नॉट ग्लो इन डार्क, है ना। अब पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस, ये पॉइंट का क्या मतलब है, तो देखो P4 अगर हमारी बॉडी में जाएगा तो इसकी रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन एफिनिटी बहुत ज्यादा है, तो ये तुरंत ऑक्सीजन से क्या करेगा बेटा, रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने लग जाएगा। तो बॉडी में क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि व्हाइट फास्फोरस क्या होगा, पॉइजनस। लेकिन वही चीज कि रेड फास्फोरस में एंगल स्ट्रेंथ कम है, इसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता। अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, मतलब कि कैसा होगा बेटा, नॉन पॉइजनस। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट हो जाएगा बेटा। P4 कैसा है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो हम जानते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, है ना, क्लियर है ना। लाइक डिसॉल्व लाइक से हम ये जानते हैं कि इनसॉल्युबल इन वाटर तो एक पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस दोनों वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है। लेकिन इसके बाद वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स अपन ले रहे हैं। सॉल्युबल इन CS2 और इनसॉल्युबल इन CS2, ये क्या हो गया, देखो पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ रहा होगा कि CS2 क्या है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अब जो व्हाइट फास्फोरस है वो कोवेलेंट कंपाउंड है, तो लाइक डिसॉल्व लाइक से हम ये बोल सकते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड कोवेलेंट पे डिसॉल्व होगा। तो ये बात तो समझ में आती है कि व्हाइट फास्फोरस, है ना, सॉल्युबल होगा CS2 में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। लेकिन ये बात हजम नहीं होती, ये बात गड़बड़ लग रही है कि ये वाला जो अपना रेड फास्फोरस है ये भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है, तो ये क्यों इनसॉल्युबल हो गया। देखो समझते हैं, हमने ये देखा था कि जो अपना रेड फास्फोरस था ये चेन पॉलीमर था बेटा, है ना, ये चेन पॉलीमर था, ऐसे चेन पॉलीमर था। तो एक चेन ये होगी, मतलब जो दूसरी चेन है, तो दूसरी चेन के बीच में यहाँ कौन से फोर्स होंगे, इनके बीच में होंगे बेटा वंडरवॉल फोर्सेस, है ना, वंडरवॉल फोर्सेस हो गए। अगर यहाँ वंडरवॉल फोर्सेस है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे बेटा, काफी स्ट्रॉन्ग होंगे, है ना, क्योंकि ज्यादा एरिया होगा, ठीक है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो इस फोर्स को तोड़ने के लिए, देखो डिसॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए कि जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उससे ज्यादा चाहिए रिलीज एनर्जी। लेकिन यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस कारण से, इस वजह से जो अपना रेड फास्फोरस होगा वो CS2 में क्या हो जाएगा बेटा, इनसॉल्युबल। और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है। तो रेड फास्फोरस इज इनसॉल्युबल इन CO2 ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रिक्वायर्ड एनर्जी यहाँ पर हाई है, रिलीज एनर्जी क्या है बेटा, कम है। दूसरी चीज P4 है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, हम पहले ही बात कर चुके हैं, मॉलिक्यूल के बीच में वीक वंडरवॉल फोर्सेस है। अच्छा, ये कैसा होगा बेटा, तो चेन फॉर्म में होगा, चेन पॉलीमर होगा, ठीक है, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है अपना फास्फोरस, ठीक है। इसके बाद हमें जो कंटिन्यू करना है बेटा वो होंगे फास्फोरस के कंपाउंड। तो फास्फोरस के कंपाउंड में पहला अपन जो कंपाउंड ले रहे हैं वो कौन सा कंपाउंड है बेटा, फॉस्फीन, ठीक है, फॉस्फीन पढ़ना है। फॉर्मूला क्या होता है, PH3, ठीक है, फॉर्मूला PH3। देखो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो फास्फोरस सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, सिंगल बॉन्ड H और यहाँ पर लोन पेयर होगा। देखिए एक ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना होता है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री। हम ड्रैगोस रूल से ये जानते हैं कि यहाँ पर, है ना, नो हाइब्रिडाइजेशन, कोई भी नो हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग टू ड्रैगोस रूल। इसका मतलब ये जो लोन पेयर है ना, ये जो लोन पेयर इज प्रेजेंट इन प्योर s ऑर्बिटल, है ना। देखिए अगर ये सारे बॉन्ड्स 90 डिग्री पर हैं तो क्या होंगे, प्योर p ऑर्बिटल होंगे। तो ये जो लोन पेयर होगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं होगा, क्योंकि ड्रैगोस रूल ये कहता है कि बेटा, है ना, PS3 में, ASS3 में, SbS3 में, मतलब नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स और ऑक्सीजन के हाइड्राइड्स में क्या होता है, हाइब्रिडेशन नहीं होगा। अगर हाइब्रिडेशन नहीं होगा तो ये जो लोन पेयर है वो प्रेजेंट होगा प्योर s ऑर्बिटल में। और प्योर s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा क्लोज होता है, तो न्यूक्लियस के क्लोज होने के कारण उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा। वैसे भी हम जानते हैं कि ये, है ना, लोन पेयर कैसा होगा बेटा, लेस बेसिक, किसके कंपैरिजन में, अमोनिया के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि देखो NH3 का लोन पेयर है और PS3 का लोन पेयर है, ठीक है। और हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ये आपने बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ, है ना, बेसिक स्ट्रेंथ। तो कौन ज्यादा बेसिक होगा बेटा, NH3। क्यों, क्योंकि ये जो
ये जो लोन पेयर है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ठीक है। बट ये जो लोन पेयर है ये किस में है, ये प्योर s ऑर्बिटल में। अगर प्योर s ऑर्बिटल में होगा तो डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी, इसलिए बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और ps3 ns3 कंपैरिजन में कैसा होगा, एक वीक बेस होगा, ठीक है। वैसे तो लुईस बेस है बट वीक बेस होगा, ठीक है। तो ये थ्योरी, एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, इसके आगे हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप ये नोट डाउन करो डिफरेंस, है ना, और स्ट्रक्चर, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ बेटा, तो नोट कर लिया होगा आपने। आगे हम कंटिन्यू करते हैं फॉस्फीन की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो प्रिपरेशन पार्ट में क्या होगा, देखो पहला तो है, मैं क्या ले सकता हूँ, PH4I ना, PH4I प्लस NH4, ओके, ठीक है। ध्यान समझना बेटा, ये PH4 प्लस और I माइनस सॉल्ट होगा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इन फॉस्फोनियम सॉल्ट। देखो हमने क्या पढ़ा था, एनी अमोनियम सॉल्ट प्लस बेस, कौन सी गैस निकलती थी, अमोनिया गैस। तो अगर कोई भी फॉस्फोनियम सॉल्ट होगा, जैसे मैंने बोला कि अगर अपने पास PH4 प्लस है, ये फॉस्फोनियम आयन है, फॉस्फोनियम आयन है, तो ये किसके साथ इक्विलिब्रियम में होगा, ये होगा बेटा PH3 फॉस्फीन के साथ और H प्लस के साथ, ठीक है, समझना। अब अगर मैंने इसमें OH माइनस डाला तो रिएक्शन किसमें जाएगी, फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ लगेगा ऑड आयन, ऑड आयन इफेक्ट। ऑड आयन इफेक्ट क्या कहता है बेटा, यहाँ से जो OH माइनस है ये H प्लस को हटाएगा, मतलब न्यूट्रलाइज करेगा, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, मतलब PH3 गैस रिलीज होगी। तो सिंपल सी बात है, एनी फॉस्फोनियम सॉल्ट प्लस बेस, कौन सी गैस निकलेगी, PH3 गैस निकलेगी, प्लस क्या बनने वाला है बेटा, तो है ना, आप NaI बना सकते हो और प्लस वाटर, तो एनी फॉस्फोनियम सॉल्ट प्लस बेस, कौन सी गैस बेटा, फॉस्फीन, PH3। जैसे कि एनी अमोनियम सॉल्ट प्लस बेस, कौन सी गैस निकल रही थी, तो वहां पर गैस निकल रही थी अमोनिया। क्लियर हो गई होगी बात, है ना। सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ओके। P4 नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल लिया हमने P4, और इसकी रिएक्शन किससे करी बेटा, NaOH के साथ की, है ना। अब हमने बोला था कि फास्फोरस की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट करती है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगी। तो यहाँ पर रिएक्शन होगी डिस्प्रोपोर्शनेशन, मतलब फास्फोरस 0 से 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। तो एक तो लोएस्ट में जाएगा, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट बनता है बेटा, है ना, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट बनता है, प्लस क्या बनता है यहाँ पर, NaH2PO2, ठीक है। यहां बनेगा बेटा हाइपो अस ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट, है ना। तो ये प्रिपरेशन मेथड हो जाएगा। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ ध्यान रखने वाली बात, कि हमें यहाँ पर क्या लेना है बेटा, इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर लेना पड़ता है, CO2 के एटमॉस्फेयर में लेते हैं, क्यों, देखो बहुत सिंपल सी बात है समझना। अगर इनर्ट एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो P4 को रिएक्ट करेंगे, मतलब एयर है मतलब O2 है, O2 होगा तो P4 O2 के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेगा, जो कैसा होगा, एसिडिक, क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है बेटा, एसिडिक। तो एसिड और बेस, ये तो न्यूट्रलाइजेशन हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर फॉस्फीन का फॉर्मेशन नहीं होगा अगर हम इनर्ट एटमॉस्फेयर या CO2 का एटमॉस्फेयर नहीं लेते हैं। क्लियर है, इससे पहले भी हमने ये चीज डिस्कस की थी, ठीक है। तो P4 प्लस NaOH डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा, PH3 गैस बनेगी और हाइपोअस ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तीसरी रिएक्शन हम क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो अगर मैं H3PO2 या H3PO3 को हम हीट करें, है ना, हीट करें, तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के प्रोडक्ट हैं। तो जैसे ही हम इनको हीट करते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट बनेगा बेटा H3PO4, ठीक है, और प्लस PH3 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। आई होप रिएक्शन समझ में आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ रिएक्शन पे, किसके साथ, देखो बेटा मैं कैल्शियम फॉस्फाइड को ले रहा हूं ना, कैल्शियम फॉस्फाइड आयनिक होगा, आयनिक, इसकी रिएक्शन दी वाटर के साथ, है ना, वाटर के साथ। तो बेटा यहाँ कौन कौन से आयन है, यहाँ Ca2 प्लस है ना, और P3 माइनस है,
ठीक है। तो वाटर भी तो आयन्स में होता है, आयनिक कंपाउंड्स में H प्लस और OH माइनस आयनाइज होगा। तो H प्लस किसको दोगे बेटा, फास्फोरस को, मतलब PH3 गैस रिलीज होगी, प्लस CaOH होल ट्वाइस, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। दोनों का नेचर बेसिक है, इसलिए आसानी के साथ रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब एक लास्ट रिएक्शन में ले रहा हूं, किसके साथ बेटा, HCl के साथ भी हम रिएक्शन करा सकते हैं। देखना यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, है ना, स्पेस थोड़ा कम है। तो देखो क्या रिएक्शन है अपने पास कि कैल्शियम फॉस्फाइड की रिएक्शन अगर मैंने ना कैल्शियम फॉस्फाइड की रिएक्शन मैंने किससे करी बेटा, HCl के साथ, है ना। तो HCl से ये H गेन करेगा तो CaCl2 बनेगा बेटा, और क्या निकलेगा PH3। ओके, PH3 निकल जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन अगर मैं यहीं पर, है ना, किसके साथ करा दूं, कैल्शियम नाइट्राइड के साथ, तो क्या NH3 बनेगा, नहीं। क्यों, NH3 का बेसिक नेचर क्या था बेटा, ज्यादा। तो जैसे ही यहाँ पर NH3 बनने वाला होगा वो HCl से रिएक्ट कर जाएगा, है ना, HCl से रिएक्ट कर जाएगा तो NH4Cl बन जाएगा। ये डिफरेंस है दोनों में, याद रखिएगा। तो बहुत ही आसान सी रिएक्शन है। पहली प्रिपरेशन क्या थी बेटा, एनी फॉस्फोनियम सॉल्ट प्लस बेस, कौन सी गैस, अमोनिया गैस। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट से बता दिया, ली सेट्रेली का प्रिंसिपल है। नॉन मेटल P4 नॉन मेटल है, NaOH में डिस्प्रोपोर्शनेट करता है, एक लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट बनता है, एक हाइपोस का बनता है। लोएस्ट में फास्फोरस का लोएस्ट वाला फॉस्फीन है -3 वाला, और हाइपोस में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला NaH2PO2 बनेगा। अगर हम किसी भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को हीट करते हैं तो हमेशा जो ऑक्सीडेशन बनता है वो हाईएस्ट वाला बनता है, एक, और PH3 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फाइड को आयनाइज वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, आयनिक रिएक्शन होगी, फॉस्फीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैल्शियम फॉस्फाइड को HCl के साथ रिएक्ट करने पर PH3 गैस रिलीज होगी। ये सारी रिएक्शन थी किसकी, PH3 के प्रिपरेशन मेथड में, बेटा नोट करिए, है ना, फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ बेटा, तो नोट कर लिया होगा, कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं इसकी। मैंने पहले से नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। देखो प्रॉपर्टीज क्या है, कलरलेस गैस विद रोटन एग स्मेल, है ना, याद रखने वाला पॉइंट है। इट इज अ कलरलेस गैस विद रोटन फिश स्मेल, है ना, सड़ी हुई मछली ऐसी स्मेल आती है इसमें, ये याद रखना इसके प्रॉपर्टीज के लिए। ठीक है, हाईली पॉइजनस है। देखो हाईली पॉइजनस क्यों है, ये समझना। PH3 NH3 कंपैरिजन में जो पीएच बॉन्ड होगा, NH बॉन्ड कंपैरिजन में जो पीएच बॉन्ड होगा, है ना, वो कैसा होगा, वीक बॉन्ड होगा। तो ये आसानी से क्या दे सकता है, H, है ना, H O2 के साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो जब ये बॉडी में जाएगा तो बॉडी की ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर सकता है ना, बॉडी की ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करेगा तो कैसी होगी बेटा, पॉइजनस होगी। वीकली बेसिक क्यों है, अपन ने समझा था अभी कि ड्रैगन्स रूल के अकॉर्डिंग PH3 का जो लोन पेयर है वो प्योर एस ऑर्बिटल में है। PH3 का साइज, है ना, हम बात करें कि जो PH3 है, PH3 में फॉस्फोरस है, साइज क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। साइज बढ़ने से लुइस बेसिक नेचर, है ना, लुइस बेसिक नेचर क्या होगा बेटा, कम होगा। स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम। लेस पोलर होगा तो वाटर में सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम। मतलब अमोनिया के कंपैरिजन में, अमोनिया तो आसानी के साथ H बॉन्ड बना सकता है तो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है, बट PH3 सॉल्युबल कम होगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, देखो अभी अपन ने समझा कि जो PH3 है ये आसानी से H दे सकता है। क्यों, क्योंकि PH बॉन्ड NH बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक बॉन्ड है तो आसानी से ये क्या देगा, नेसेंट H देगा। नेसेंट H किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, तो एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है ना। रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट बेटा समझो, जैसे हमने CuSO4 एक्वस की रिएक्शन करी थी बेटा NH3 के साथ, है ना, NH3 के साथ हमने रिएक्शन करी थी तो हमें यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स मिला था Cu NH3 SO4, है ना। ये ब्लू सॉल्यूशन आया था बेटा, इससे याद होगा आपको, स्विट्जर सॉइल कहते हैं इसको, ब्लू सॉल्यूशन आया था। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि ये कैसा है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग लुइस बेस है ना, स्ट्रॉन्ग लुइस बेस है तो आसानी के साथ क्या कर सकता है, अटैक करके नॉन इसके आपके सेंट्रल मेटल के साथ, है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन यही रिएक्शन अगर मैं किसके साथ करूं, PH3 के साथ, तो PH3 एक वीक लुइस एसिड है, ये वीक लुइस है ना, वीक लुइस बेस है, तो इसका लोन पेयर, है ना, लोन पेयर बॉन्ड नहीं बना सकता कोऑर्डिनेट बॉन्ड CuSO4 के साथ। तो क्या रिएक्शन होती है बेटा, यहाँ पर बनता है Cu3P2 का ब्लैक PPT, है ना, इंसॉल्युबल होगा वाटर में, ब्लैक PPT
Cu3P2 का ब्लैक पीपीटी बनेगा और प्लस है ना, साथ में क्या होगा बेटा, SO2 गैस आपकी रिलीज हो जाएगी, है ना, सॉरी क्या, हाँ H2SO4 बन जाएगा, इसके साथ H2SO4 बन जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो जो कॉपर +2 है इसकी पोलराइजिंग पावर क्या है, बहुत ज्यादा है, और फास्फोरस H है ना, तो ये इसको क्या करेगा, पोलराइज करेगा, जिससे ये बॉन्ड्स टूट जाएंगे, और ये बॉन्ड तो वैसे ही वीक है, तो P3 माइनस बनेगा। P3 माइनस के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं क्या बनाएगा बेटा, है ना, प्रेसिपिटेट बनाएगा। जो ब्लैक कलर का पीपीटी होता है, याद रखना, कलर याद रखना पड़ेगा, ब्लैक पीपीटी बनता है, ठीक है, बट यहाँ ब्लू सोल्यूशन आता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनेगा और यहाँ पे प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है। ये सॉल्युबल है और ये इनसॉल्युबल है, ठीक है। दोनों की रिएक्शंस क्या है, वीक। रीजन क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है, दूसरा वीक लुईस बेस है। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में अपन आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा, ओके। तब तक रिवाइज करते रहे।